हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सीटेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, जो कि 21 जनवरी 2024 को हुआ था। इसमें हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न को पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग भाग 2 में आता है मैथ को, फिर भाग 3 में ईवीएस, ऐसे करके हम लोग 6 क्लास में पूरे पेपर 2024 21 जनवरी 2024 के पेपर को पढ़ेंगे। क्योंकि लैंग्वेज सेकंड में कुछ लोग संस्कृत लेते हैं और कुछ लोग इंग्लिश लेते हैं, तो जो आप लोग जो जो भी सब्जेक्ट लिए रहिएगा आप उसको पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैं लिंक दे दूंगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंक में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करता है। लड़कियां भाला क्यों नहीं फेंक सकती, लड़कियां नहीं भाला फेंक सकती, ये सोच एक जेंडर रूढ़िवादिता है। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया है, और जेंडर संबद्धता ये नहीं होगा। दूसरा है जेंडर समानता, ये भी नहीं होगा। तीसरा है जेंडर समता, ये भी नहीं होगा। और चौथा है जेंडर रूढ़िवादिता, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। इस खाली स्थान में जेंडर रूढ़िवादिता को भरेंगे कि लड़कियां भाला फेंक नहीं सकती और लड़के फेंक सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश है। तो इसका ऑप्शन अ है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। अपसारी चिंतन, हाँ, अपसारी चिंतन कई विषय में चारों तरफ से सोचना, हर विषय में हर तरफ सोचना अपसारी चिंतन कहलाता है। तो ये सही है। इसके आगे दिया है, और अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर होता है। हाँ, अभिसारी चिंतन एक निश्चित एक दिशा में सोचता है, मतलब एक प्रॉब्लम है तो उसी के बारे में सिर्फ सोचेगा। ये ऑप्शन सही है। और बाकी सब ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा है, एक सही समाधान पर स्थित है। अपसारी चिंतन नहीं, ये एक सही सारी दिशाओं में सोचने को अपसारी चिंतन कहते हैं, ये नहीं होगा। और तीसरा है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। अपसारी चिंतन देता है, लेकिन अगला है मौखिक क्षमता को बढ़ावा देता है, नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है और गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थित है। प्रश्न संख्या तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। पहला है, जब सही नहीं है पूछा है, जो ऑप्शन गलत होगा, निगेटिव होगा, वही सही आंसर होगा। इसका ऑप्शन पहला है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसी तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे। दूसरा है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। तीसरा है, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। ये पॉजिटिव है, तो ये सही नहीं होगा। और ये तीनों पॉजिटिव आंसर है, मतलब ये तीनों सही हैं, लेकिन इसमें नहीं पूछा है ना, तो जो गलत होगा वही होगा। तो चौथा देखिए, निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन। मानक मूल्यांकन होता है कि स्टैंडर्ड मूल्यांकन, मतलब कि थोड़ा जो स्टैंडर्ड लेवल का होता है, जैसे जो थोड़ा कठिन होता है बच्चे के लिए, जो टफ पेपर बनाया जाता है, उसी को हम लोग मानक मूल्यांकन कहते हैं, स्टैंडर्ड असेसमेंट। तो ये नहीं होगा। के आसपास की एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो यही जो ऑप्शन है निगेटिव है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 4 है, इसमें एक अभिकथन और कारण दिया है, और नीचे इसमें जो ऑप्शंस हैं इनमें बताना है कि कौन सही है। अभिकथन दिया है, शिक्षार्थियों को पहले से जानते हैं, उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है कि विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान से वर्तमान ज्ञान को जोड़कर पढ़ते हैं। कारण दिया इसका, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। ये भी सही उत्तर है, ये भी सही, उसका कारण सही है, और दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, ए।
ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, अभिकथन ए है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, ये सही है। कारण है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ये सही नहीं है, सार्वभौमिक विकास उनका नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए ए सही है और आर गलत है, किसमें दिया है, इसका ऑप्शन 3 में दिया है, ए सही है लेकिन आर गलत है, यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6वां है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। ऑप्शन 1 है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। आंतरिक आरोपण मतलब होता है कि खुद को दोष देना, मतलब दोष देना या खुद को शाबाशी देना, जैसे कि सफल हुए तो खुद को शाबाशी दे कि हमने पढ़ा था इस बार तो हमने सफल हुआ, और असफलता को बाहरी आरोपण मतलब किसी रीजन को कर देना कि मेरा तबीयत खराब था इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन या फिर हमारे घर में शादी थी इसलिए नहीं पढ़ पाया, तो ये बाहरी आरोपण हो जाएगा। तो ये तो इससे बेहतर प्रदर्शन की ये संभावना नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, ये भी सही नहीं है। सफलता के लिए आंतरिक आरोपण ही होता है, जब आदमी मेहनत करता है, पढ़ता है कोई भी, तभी वो सफल होता है। तीसरा है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, हाँ यही सही उत्तर है, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण होना चाहिए। और चौथा है असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण, ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। ऑप्शन 1 है छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। फिर से मानकीकृत जहां भी आएगा वहां गलत हो जाएगा वो ऑप्शन। मानकीकृत परीक्षण का मतलब होता है स्टैंडर्ड असेसमेंट, मतलब थोड़ा सा जो टफ एग्जाम लेना उनका, बच्चे का असेसमेंट कठिन लेना, तो ये अच्छा परीक्षण का तरीका नहीं है। दूसरा है छात्रों को अपने शिक्षक से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तीसरा है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है, ये सही हो सकता है। चौथा भी आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सार्वभौमिक हो, अटल सत्य हो कि वही रहेगा, उसमें लचीला होना चाहिए पाठ्यक्रम, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा चौथा। इसका तीसरा ही सही आंसर होगा, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, मतलब करके सीखने पे बल देना चाहिए, सिद्ध करके। प्रश्न संख्या 8 है, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन 1 है सामाजिक विकास, 2 है संज्ञानात्मक विकास, और 3 है नैतिक विकास, और 4 है गतिक विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास मतलब होता है भावात्मक विकास, इसी में ही तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। संज्ञानात्मक विकास मतलब भावात्मक विकास हो, उसका बुद्धि बढ़े, उसको हम लोग संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। चौथा 9वां प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्व निगमन के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 है असंतुलन, दूसरा है निजी वाक, और तीसरा है अनुकूलन, और चौथा है संगठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा निजी वाक। लेव वाइगोत्स्की ने निजी वाक को बढ़ावा दिया, मतलब बोला कि बच्चे निजी वाक करके सीखते हैं, और तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा निजी वाक, यहाँ भर दिया जाएगा। और ये जो जीन पियाजे थे वो निजी वाक को बच्चे को अहंकारी बताया कि बच्चा अहंकारी होता है इसलिए वो खुद से बातें करता है, और लेव वाइगोत्स्की ने इसको बताया कि बच्चा खुद से बातें कर सकता है। 10वां प्रश्न है, अभिकथन ए दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं।
कारण आर दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है और दोनों सही है। ये भी एक तीसरे स्टेज में बताया गया है कि और जो नियम कानून गलत है तो उसको बदला जा सकता है। लॉरेंस कोहलबर्ग क्रमिक विकास को भी बताते हैं कि बच्चे का क्रमिक विकास चरणों में होता है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है और सही भी है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 11 है, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, जिसमें इसमें बताना है कि कौन मेल खाता है। जैसे अंतर व्यक्ति है, तो अंतर व्यक्ति का लक्षण क्या होता है, अंतर व्यक्ति जो व्यक्ति होता है उसका लक्षण क्या होता है, देखिए मेल खाता है, इसे सही दिया है। दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल, ये अंतर व्यक्ति का गुण नहीं होता है, बहिर्व्यक्तिक का गुण होता है, ये गलत है। दूसरा है तार्किक गणितीय, नृत्य तथा जो तार्किक होगा गणितीय में जो अच्छा होगा वो नृत्य नहीं, वो साइंटिस्ट हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वो नृत्य तथा क्रीड़ा संबंधी क्षमता है उनमें नहीं होगी, ये भी मेल नहीं खाता है। तीसरा है संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, तो संगीत जो संगीत में तेज होता है उसका तो काम ही होता है प्रदर्शन करना या रचना करने के कौशल उनमें होता है, ये सही मेल खाता है। और चौथा ऑप्शन देखते हैं, स्थानिक जो होता है प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल, नहीं, इसमें भी ये नहीं होता है। तो इसमें सही जो मेल खाता है इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन 1 है, अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, ये तो सही है। जब नहीं पूछा है ना तो जो निगेटिव आंसर होगा वही सही होगा। दूसरा है, अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा है, अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चौथा है, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, ये कथन सत्य नहीं है। इसमें नहीं ही पूछा था कि अधिगम के बारे में सत्य नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 1 है अपसारी चिंतन, तो हाँ अपसारी चिंतन तो बढ़ावा देता है, सभी क्षेत्रों में सोचने को अपसारी चिंतन कहते हैं। दूसरा है कार्यात्मक स्थिरता आ गया तो ये बढ़ावा कैसे देगा, नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। तीसरा है निष्क्रिय अनुसरण, निष्क्रिय आ गया यहाँ भी, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। चौथा है प्रतिक्रिया सेट, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसके सबसे उपयुक्त जो आंसर है ये पहला है अपसारी चिंतन। प्रश्न संख्या 14 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो पहले स्तर के दूसरे चरण में बच्चा जो 4 से 10 वर्ष की स्टेज होता है पहला, उसी के दूसरे चरण में बच्चा आत्म केंद्रित होता है, वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करता है, जिसमें उसमें रुचि होती है केवल वही करता है, बाकी चीज़ें नहीं करता है। तो सीधा से इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पहले स्तर के दूसरे चरण में। इसमें मैं जो भी आंसर आपको बता रहा हूँ मैं सीटेट के ऑफिशियल आंसर के हिसाब से बता रहा हूँ, इसमें जो आयोग ने माना है वही मैं आंसर बताऊँगा। तो इसमें जो भी बता रहा हूँ मैं बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की से मैच करके मैं बता रहा हूँ। पांचवा 15वां प्रश्न है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए ऑप्शन पहला है विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, नहीं, रूढ़ियों को प्रोत्साहित तो नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा है सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए, अलगाव क्यों करेंगे, अलगाव नहीं करना है, बच्चे को सबको मिला के पढ़ाना है, समावेशी शिक्षा इसी को तो कहते हैं। चौथा है
समान क्षमता के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि जो सबसे तेज विद्यार्थी हैं उनको एक पास कर दिया, जो कमजोर है उनको एक पास कर दिया, जो मिडिल है, ऐसा भी आपको नहीं करना है, सबको मिला के लेके चलना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, यही सही उत्तर हो जाएगा, ये पॉजिटिव आंसर है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? ऑप्शन 1 है, यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। नहीं, प्रतिपुष्टि मतलब होता है फीडबैक, मतलब बच्चा कैसे सीख रहा है उसको बताएं आपकी, उसकी कमियां कहाँ कहाँ हैं कि वो दूर दूर करे। तो ये केवल ऑप्शन 1 दिया है, यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, नहीं, बीच में भी दिया जा सकता है, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है, यह व्यापक और सामान्य होती है, व्यापक और सामान्य होती है, लेकिन इससे भी उपयुक्त कोई आंसर है क्या, देखते हैं। तीसरा है, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, केवल आ गया तो ये निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा, केवल परिणामों पर केंद्रित नहीं होती है। चौथा है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है, तो यही सबसे उपयुक्त, दूसरा भी पॉजिटिव था लेकिन सबसे जो उपयुक्त है चौथा है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। प्रश्न संख्या 17 है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, ऑप्शन 1 है, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं, ये सही आंसर है। अब देखते हैं तीनों आंसर कि इससे भी उपयुक्त कोई आंसर, इससे भी अच्छा कोई आंसर है क्या, तो वो सही हो जाएगा, नहीं होगा तो यही सही होगा। दूसरा है, विकास सिर से पांव तक होता है, तो ये समीपस्थ सिद्धांत कहता है, इसको बताना है, तो जो विकास सिर से पांव तक होता है इसको शीर्षाभिमुखता कहते हैं, ना कि समीपस्थ सिद्धांत कहते हैं, तो ये नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। तीसरा है, भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है, नहीं, ये भी नहीं होगा समीपस्थ सिद्धांत। और चौथा है, सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, तो ये भी समीपस्थ सिद्धांत नहीं है। इसके जो समीपस्थ सिद्धांत है, पहला ही आंसर सही हो जाएगा, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं, यही समीपस्थ का सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 18 है, अभिकथन दिया है, ए, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण दिया है, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना चाहिए। तो ये दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता है? नहीं दिया है तो निगेटिव आंसर जो होगा वही सही उत्तर होगा। तो पहला ऑप्शन है इसका, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। दूसरा ऑप्शन है, छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। तीसरा है, एक मूल्यांकन कार्य जो मापदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायता होता है, तो यही नहीं होगा। मानक मूल्यांकन फिर से आ गया, देखिए तीसरी बार आ रहा है, स्टैंडर्ड मूल्यांकन जहां भी आएगा वो सही आंसर नहीं होगा। तो निगेटिव पूछा था, निगेटिव है, तो यही आंसर सही होना चाहिए। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये तो सही है, लेकिन सही तो पूछा नहीं है, गलत पूछा है, तो गलत आंसर होगा, जो गलत होगा वही सही आंसर होगा। इसका ऑप्शन 3 ही सही होगा, एक मूल्यांकन कार्य को मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पठन वैकल्य मतलब होता है कि पढ़ने में अक्षमता को क्या कहते हैं, उसकी विशेषता क्या है? इसका ऑप्शन 1 है, रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा है, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, यही होगा। ध्वन्यात्मक मतलब बोलना होता है, यहाँ पठन था तो ये भी बोल के ही तो
बोल के ही पढ़ा जाता है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तीसरा, शारीरिक समन्वय में कठिनाई। ये शारीरिक, तो इससे पठन से कोई रिलेशन नहीं है, उसमें कोई संबंध नहीं है। चौथा है स्थानिक समय जानकारी में कठिनाई, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है दूसरा। और जो आपको क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ने से सही आंसर शुरू में ही मिल जाता है, फिर भी आप पूरा ऑप्शन को पढ़ेंगे, क्योंकि उससे भी उपयुक्त कोई आंसर चौथा हो सकता है, या तीसरा या दूसरा में से कोई हो सकता है। पहले आप टिक नहीं करेंगे, पहले आप पूरा ऑप्शन को पढ़ेंगे फिर टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? ऑप्शन एक है, वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। दूसरा है, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तो यही सबसे उपयुक्त आंसर होगा। मतलब देखिए कि व्यक्तिगत राय होगा। पूरा ऑप्शन देख लेते हैं पहले, और तीन देख लेते हैं। वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। नहीं, पाठ को मान्यता देने के लिए और उदाहरण पूछा जाए, ये सही उत्तर नहीं होगा। चौथा है, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। ये कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन इसमें बच्चा पढ़ेगा, उसी के आधार पर सारांश देगा। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, इसमें बच्चा खुद से सोच के खुद आंसर देगा। इसमें सबसे अच्छा उसका गंभीर रूप से मूल्यांकन इसके द्वारा किया जा सकता है, दूसरे के द्वारा। तो यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 22 है, बाधिता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। अब बाधिता जो होता है, जैसे स्वर्ण बाधिता होता है, दृष्टि बाधिता होता है, ये क्या है? बच्चा जन्म से ही या तो मुंह से गूंगा होता है, बोल नहीं पाता है या सुन नहीं पाता है, तो ये जैविक बाधिता होता है। देखिए, पहला में जैविक पहले स्थान पे, इसमें क्रियात्मक है, तीसरे में, चौथे में सामाजिक है, तीसरे में कार्यात्मक है, लेकिन जैविक जो है पहले में ही दिया है, तो यही सही उत्तर होगा। दूसरे देखिए, दूसरा मतलब इसी का जो कार्यात्मक है दूसरे स्थान पे बैठ रहा है। अक्षमता एक स्थिति है, तो कार्यात्मक स्थिति है। और जो आप किसी भी चीज़ को करने में अक्षम है, तो आपका कार्य नहीं होगा, मतलब आप कोई कार्य करने में अक्षम नहीं है। जैसे आपकी शारीरिक अक्षमता है, अब अगर आप विकलांग है तो आपसे आप मतलब कोई काम नहीं कर सकते हैं शरीर से रिलेटेड, जिसमें श्रम की आवश्यकता हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है और बाधिता एक जैविक स्थिति है। इसका ऑप्शन और ए सही हो जाएगा, मतलब एक मतलब 1। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन पहला है, संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणाली है। नहीं, स्वतंत्र नहीं है, दोनों एक दूसरे से संबंधित होती हैं। दूसरा है, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करती हैं। हाँ, ये तो सही है, लेकिन तीसरा आंसर, दो और भी देखते हैं, दो ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है, संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। नहीं, ये भी नहीं होगा। भावनाएं भी संज्ञान को प्रभावित करती हैं। चौथा है, भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। ये भी उत्तर नहीं होगा। तो इसका सही जो ऑप्शन सही है वो है दूसरा, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? ऑप्शन एक है, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणा को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करे। ये तो पॉजिटिव आंसर है, लेकिन बाकी भी ऑप्शन देखते हैं। दूसरा है, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देता है और उसे लागू करता है। नहीं, ये नहीं होगा। तीसरा है, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। तो ये भी सही उत्तर नहीं है। हालांकि अब एनईपी 2020 में कहा गया है कि बच्चे को प्राइमरी स्तर पे उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, तो इसके तो अवहेलना नहीं होगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये सही उत्तर नहीं होगा। चौथा है, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों के से शुरू करते हैं। तो नहीं, सबसे ज़्यादा बच्चा मूर्त रूप में ही सीखेगा। कोई भी मूर्त मतलब होता है दिखाकर, देखना। कोई भी चीज़ होगा, समझाना होगा, आप उसको उससे संबंधित
चीज़ें ले आएंगे क्लास में, दिखा के पढ़ाएंगे तो ज़्यादा सीखेगा। तो ये तो गलत दिया है, ये सही उत्तर नहीं होगा चौथा भी। तो इसका सही उत्तर पहला ही है। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणा को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। अमूर्त मतलब होता है जो नहीं देखा जा सकता है, मतलब कोई भी चीज़ आप समझा रहे हैं जो काल्पनिक है, उसको किसी ठोस उदाहरण से, मूर्त चीज़ से कोई भी ठोस उदाहरण दे के और उसको समझाया जा सकता है। ये सही आंसर होगा, ऑप्शन पहला। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? ऑप्शन पहला है अभिप्रेरणा जो बाहरी पुस्तकों से आती है, नहीं। दूसरा, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ये पॉजिटिव आंसर है, हो सकता है। तीसरा है अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, नहीं। प्रतिस्पर्धा क्या करना, खुद से आदमी अगर जो अभिप्रेरित है तो वो सही होता है, मतलब उसको आदर्श अभिप्रेरित माना जाता है, उससे आदमी ज़्यादा सीखता है, उससे बच्चा ज़्यादा सीखता है। चौथा है अभिप्रेरणा जो दंड से, भय से आता है, ये भी सही उत्तर नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ही है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आता है, जो खुद से आता है वही सही, यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? आलंबन मतलब होता है सहारा देना, कि आप कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसमें आप थोड़ा सा उसका हेल्प कर दें जिससे कि वो उसको समझ में आ जाए वो प्रश्न, चाहे जो वो टॉपिक या वो सिद्धांत, और वो पढ़ना शुरू कर दे। तो आलंबन का उदाहरण कौन सा है? पहला है बोलकर सोचो। तो इसमें तो टीचर दे रहा है, ये तो निर्देश, ये सहारा ही दे रहा है, बच्चों को बता रहा है कि बोलकर सोचो। और दूसरा है संकेत और इशारे, तो ये तो सीधा सीधा आलंबन है। तीसरा है प्रश्न, प्रश्न के द्वारा भी हम प्रश्न करके बच्चे को आलंबन दे सकते हैं, ये भी सही होगा। और डी है आधा हल किया हुआ उदाहरण। आधा किया हुआ हल उदाहरण, ये भी तो पाड़ है, पाड़ मतलब आलम्ब हो गया, उसको सहारा दे रहे हैं कि कुछ हद तक उसको बता दे रहे हैं, बाकी वो आगे उसी के आधार पे कर लेगा। लेकिन इसका ई ऑप्शन है रट कर दोहराना, जहाँ भी रट कर आएगा ये निगेटिव आंसर होगा, कभी बच्चे को रटना नहीं सिखाना है, तो रट कर दोहराना है ये नहीं होगा। तो पाड़ आलंबन के उदाहरण क्या क्या है? ए बी सी डी। ए बी सी डी ऑप्शन किस में दिया है? 3 में दिया है, ए बी सी डी, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं, यह दर्शाता है कि विकास। ऑप्शन एक है अराजक है, नहीं। दूसरा है शीर्षगामी है, ये भी नहीं होगा। और तीसरा है रेखी है, ये भी नहीं होगा। और चौथा है समीप दूरभिमुख, यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? इसका ऑप्शन एक है इंद्रियों का समन्वय, ये नहीं होगा। दूसरा विकेंद्रण, तीसरा परिकल्पित तार्किकता, और चौथा है वस्तु अस्थायित्व। तो इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है दूसरा है विकेंद्रण। प्रश्न संख्या 29 है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? ऑप्शन पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक बच्चे तो काफ़ी उसमें होशियार हो गए रहते हैं और उनको काफ़ी समझ हो जाती है, ऐसा बात वो नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में तो बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और तीसरा है संवेदी चालन अवस्था। संवेदी चालन अवस्था होता है, इसमें तो बच्चा बहुत छोटा होता है, तो ये भी सही उत्तर नहीं होगा। इसमें तो उसकी समझ ही नहीं होगी कि वो रस्सी कूद भी नहीं पाएगा इस अवस्था में। और चौथा है पूर्व चलन अवस्था, यही सही उत्तर हो जाएगा, पूर्व चलन अवस्था इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 30 है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि। ऑप्शन पहला है शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा है शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये पॉजिटिव आंसर है, हो सकता है। तीसरा है
व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। और चौथा है प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होता है। तो इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है दूसरा है, शिक्षक सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसका ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने 30 प्रश्न को बाल विकास के और शिक्षा शास्त्र को पढ़ा है। अगले क्लास में हम लोग और जो 5 सब्जेक्ट हैं सीटेट में 4 सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ेंगे, जिसमें लैंग्वेज 2 के हम लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कुछ लोग इंग्लिश लेते हैं, कुछ लोग हिंदी लेते हैं। आप जो लिए रहिएगा उसको पढ़ लीजिएगा। सबका प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा कमेंट डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ विजिट करके आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप चैनल पे जाके उसके प्लेलिस्ट में देख के भी वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।